बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग में रेस्ट डे था क्योंकि कल जो है वो एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा कि जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें एक दूसरे के बदे मुकाबिल होंगी। आपको याद होगा कि हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने ही एक मौके पर 80 रन पर भी आउट हो चुकी है, क्योंकि अगले मैच में उसने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब जो मुकाबला होगा उसमें गलती की गुंजाइश कोई भी नहीं होगी और उम्मीद है कि वो शिकस्त का दाग जो है वो धोने में हैदराबाद किंग्समैन जो है वो कामयाब हो जाएगी और बेहतरीन एक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन जना कुछ दाग तो अच्छे होते हैं और कुछ दाग गहरे होते हैं, लेकिन दागों की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन गहरे दागों को मिटाने के लिए सर्फ एक्सेल है ना। और आपके इल्म में यह भी है कि जी स्पोर्ट्स को यह खासा हासिल है कि जी स्पोर्ट्स शायद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का वो वाहिद शो होगा कि जहां हम ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को याद रखते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी खेल से हो, वहीं साथ साथ हम ग्रास रूट और डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी याद रखते हैं। और उन्हीं में से एक आज एक ऐसे क्रिकेटर जो अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन थे, जिनको अपने दौर में हॉट केक के तौर पर लिया जाता था, शॉर्टर वर्जन में एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन समझे जाते थे, अमीरुद्दीन अंसारी साहब जो मैच रेफरी भी हैं और अभी गुज़िश्ता दिनों अपनी मैच रेफरीशिप की जो म्याद पूरी करने के बाद रिटायर हुए। आज अमीरुद्दीन अंसारी साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जानिब से, मेरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से और उनके जो देरीना दोस्त हैं निज़ामुद्दीन साहब, उन सब की जानिब से अमीरुद्दीन अंसारी साहब को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमीरुद्दीन अंसारी साहब का एक और भी कारनामा है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लोएस्ट स्कोर है कि जहां पे कस्टम्स के खिलाफ नेशनल बैंक की टीम महज 20 रन बनाकर आउट हो गई थी, उस मैच में अमीरुद्दीन अंसारी ने 130 रन की इनिंग खेली थी। तो मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, मैच रेफरी भी रहे और साथ साथ एक और जो इनका बड़ा कारनामा है कि वो ख्वाब जो सलीम करीम साहब ने देखा था पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान के डिसेबल क्रिकेटर्स को क्रिकेट खिलाने के लिए, उस ख्वाब को जो है वो ताबीर भी जो है अमीरुद्दीन अंसारी और इनके जो रफ़ाकार है निज़ाम साहब उन्होंने दी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट का लगाया गया पौधा जो है पूरी दुनिया में डिसेबल क्रिकेटर्स के लिए एक उम्मीद सहर बनकर सामने आ रहा है। तो हम सब की जानिब से अमीरुद्दीन अंसारी साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान कोचिंग का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसे कोच है कि जिनकी कोचिंग में कई प्लेयर्स ने कोचिंग के असरार और रमूज सीखे और दुनिया भर में वो बतौर कोच जाने और माने भी जाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन कल मैच खेल रही है जनाब एलिमिनेटर में और पाकिस्तान सुपर लीग का जो चांस है वो देखना किस टीम को फाइनल खेलने का मिलता है। और उसी हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में इन्होंने वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक स्कोर की थी। कोचेस के कोच जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो वक्त का में मुकाबला सख्त है। सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से खेली जा रही है, आपने दुनिया भर की लीग्स भी देखी हैं और आप मुख्तलिफ टीमों के साथ एसोसिएट भी रहे लीग्स के हवाले से। क्या लगता है आपको कि इस दफ़ा जो लीग खेली गई है कितनी बेहतर थी और कितनी डिसअपॉइंटमेंट थी? भाई देखें, कुछ चीजें पॉजिटिव हुई हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया। मसलन हमारे यहाँ 2 टीमें बढ़ गई जो कि एक अच्छा साइन था, मगर 2 टीमें तो बढ़ गई, 40 प्लेयर ऐड करने पड़े, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी 6 टीमों में जो प्लेयर खेल रहे थे उनमें से मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त अगर 8 टीमों को देखें 30% वो प्लेयर है आइदर दे शुड हैव बीन रिटायर्ड नाउ या कुछ ऐसे प्लेयर जो यंग थे जो जल्दी आ गए जिनको अभी मजीद टाइम लगना चाहिए था। तो इस तरह से हुआ ये कि कुछ प्लेयरों को एक्सटेंशन मिल गई बिकॉज ऑफ द 8 टीम्स और स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर इन द लीग वो काफी पुअर हो गया। ठीक है ना। तो हम जो प्लेयर पार्टिसिपेशन देखते हैं क्वालिटी प्लेयर्स का, वो मिसिंग नजर आया इस एडिशन में क्योंकि 2 टीमें बढ़ने से 40 प्लेयर हम नहीं ला सके अच्छे। चलो उसमें से अगर 8 आप निकाल भी दें इंटरनेशनल, तो बाकी जो आपके पास प्लेयर थे वो आपके इस काबिल नहीं थे कि आप उनको इस लेवल की लीग खिलाएं जो कि रिटायर होने वाले। अब मैं इस वक्त अगर सबके नाम लूंगा तो जरा बुरा लगेगा, मगर अगर आप मुझे
पहले कहते तो मैं एक रिसर्च करके पूरा एक लिस्ट बना देता हम्म। जिनका इस लीग में खेलने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि उनकी अर्निंग अच्छी हो गई। तो ये पहली चीज, जो भी दुनिया की लीग होती है वो प्लेयर पे चलती है, यानी प्लेयर पार्टिसिपेशन जो है वो क्वालिटी का होना चाहिए, हम्म। उसके बाद बाकी चीजें आती है। तो एक तो फिर ये हो गया, दूसरा फिर जाहिर है कि हमारे यहाँ क्राउड वाला इशू आ गया, वो हम नहीं ला सके, ठीक है। बिठा नहीं सके, तो वैसे ही उसका मजा आधा खराब हो गया। ठीक है। फिर अच्छा जलाल भाई, ये तो आप बात कर रहे हैं कि इसमें लीग के अंदर जो रिटायर्ड प्लेयर थे, लेकिन उसके अलावा पिचेस के म्यार को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज पिचेस भी देखने को मिली, और कहीं कहीं हमने देखा कि टीमें जो अंडर 100 भी आउट हुई हैं, 150 रन बनाने और फिर 150 रन चेस करने भी मुश्किल हुए। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि पिचेस का म्यार आपको लग रहा है कि यकसा था, या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ जो है टीमों को मुख्तलिफ पिचेस खेलने को मिली और उसमें एतराजात भी आए? वैसे तो आपको पता है कि T20 क्रिकेट इज बैटिंग ओरिएंटेड, जहाँ पे ज्यादातर कोशिश यही होती है कि ज्यादा ज्यादा रन बने, एंटरटेनमेंट आए, लोग खुश हों। मगर ऐसा मैं समझता हूँ कि कुछ पिचेस पे वेरिएशन जरूर आई है, कहीं पे शॉट्स मारना मुश्किल थे, यानी आपको बैटिंग करना मुश्किल हो रही थी। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए होती है, बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी क्रिकेट में बॉलर तो बेचारा मजलूम ही होता है। तो अगर थोड़ी बहुत चेंजेस थी, कहीं वेरिएशन थी पिचेस में, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 200 रन से भी ज्यादा बंदे भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कई दफा। तो 200 रन तो हमेशा T20 क्रिकेट ठीक। में एक अच्छा बड़ा स्कोर समझा जाता है। तो मेरा ख्याल है पिचेस इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल रही थी, बस ये था कि क्राउड नहीं था और ग्राउंड आपके लिमिटेड हो गए थे, और ये सारी चीजें जो सही। थी, इससे अच्छा, एक एक और बैड बड़ा इंप्रेशन तवज्जो आया है। तलब पॉइंट है, मैं उस पर जरा आपका इनपुट भी लेना चाह रहा हूं कि यंग प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। इससे पहले कि मैं जरा यंग प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आऊं, आपकी जो अपनी अकेडमी है, जो आप अपने कोचिंग के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जरा उसके हवाले से बताइए, ताकि वो लोग जो आपको सुन रहे हैं वो मुस्तफीज हो सकें आपकी विजडम से, आपके कोचिंग के प्लान के हवाले से। देखिए, मेरा पहले दिन से पाकिस्तान क्रिकेट को जो बेहतर करने का स्टांस है वो ये है कि अगर हमारी क्रिकेट इस दौर में सही होनी है, तो हमें ग्रास रूट से डेवलपमेंट करनी होगी, क्वालिटी वाली। क्वालिटी डेवलपमेंट तो आज भी किसी नाम पे होती है, मगर दैट इज नॉट क्वालिटी डेवलपमेंट। तो मैं ये कहूंगा कि अगर क्रिकेट को सही करना है तो लॉन्ग टर्म पे आप करेंगे ग्रास रूट्स पे, मिड टर्म में आप फर्स्ट फर्स्ट क्लास करेंगे, और शॉर्ट टर्म में आप पाकिस्तान टीम। ये मैं कई सौ दफा कह चुका हूँ। तो मगर ये मैं खाली कहता नहीं हूँ, मैंने ये करके दिखाया है कि मैंने एक प्रोजेक्ट अमेरिका से यहाँ स्पॉन्सर कराया है हेल्पिंग हैंड से, और मैं 3 साल की एक डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ जो कि अपने आखिरी फेज में है। उसमें मैं 20 बच्चे डेवलप कर रहा हूँ। तो यही प्रोग्राम जो कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो क्रिकेट बोर्ड को रन करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम खासतौर से ग्रास रूट्स के हैं, वो ज्यादा 3 हफ्ते और 4 हफ्ते के होते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं होता। अब इंडिया में 4 साल का चल रहा है, बांग्लादेश में 5 साल का है, इसी तरह और मुल्कों में 3-3, 4-4 साल के बैच को लेके उन्हें डेवलप करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी क्रिकेट है, हमारा बच्चा 10 साल का बहुत अच्छा है, और उसको हम डेवलप कर सकते हैं, और उसी की बेस पे मैंने ये प्रोजेक्ट किया। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे कई प्लेयर निकल के आएंगे जो एक क्वालिटी प्लेयर होंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जला भाई, आप वीमेंस क्रिकेट के हवाले से भी बहुत काम कर रहे हैं, और जी टीवी भी जब आपके वीमेंस के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ मिलकर आप एक बड़े अरसे से एक मखसूस दिन के ऊपर एक काम करते हैं, वीमेंस क्रिकेट के हवाले से मैच करवाते हैं, और वीमेन क्रिकेट के हवाले से जो आपकी कस्टम की अकेडमी, उसमें बहुत सारे वीमेन के क्रिकेटर जो है वो दिए हैं पाकिस्तान को भी, फर्स्ट क्लास में भी और नेशनल टीम में भी। अभी जिम्बाब्वे की टीम आई हुई है। स्टैंडर्ड क्या है पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट का, और इसमें डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नजर क्यों नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, उसमें कई सारे एलिमेंट हैं, खाली एक बात से तो ये बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैं 2019 में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, उस वक्त मैंने कुछ चीजें नोट की थी, और आज तक मैं वही चीजें देख रहा हूँ जहाँ इम्प्रूवमेंट के हवाले से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। एक तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन ये है कि हम पावर रेटिंग सिखा दें अपने प्लेयरों को, वो हम नहीं इनसे करवा सकते। इनकी वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, यानी एक तो वो बाय मास, जिसे हम कहते हैं फिजिक, और प्लस फिर वो जो स्किल है, वो 1 से 2 प्लेयर को तो आप डेवलप कर सकते हैं पावर हिटिंग के लिए, मगर पूरी टीम को आप पावर हिटिंग पे लगाया हुआ है, जो उनसे हो नहीं रही है।
ना वो हो सकती है कि तो उनमें वो जो बायो मैकेनिक्स की कमी है, प्लस ये कि पावर जो कि मसल्स के थ्रू भी आती है, उसकी भी कमी है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी स्पिन बॉलिंग है। अगर हम उस पे काम करें विद द फील्डिंग प्लान, हमारा फील्डिंग प्लान नहीं होता, बॉलिंग स्पिन तो हम कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि हम अच्छी टीमों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं, और हमने देखा है माजी में कहीं-कहीं जब हमने अपनी स्पिन बॉलिंग अच्छी की, हमने मैचेस भी जीत लिए। तो अब क्योंकि डायरेक्शन हमारी गलत है, तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं जो 2019 में थे। कभी जीत जाते हैं, कभी बहुत अच्छी टीमों से तो हम जीत ही नहीं पाते, बुरी टीमों से भी हार जाते हैं। हमने देखा है बांग्लादेश से और उससे सबसे हारते हुए। तो कहने का मकसद है, जब तक आप अपनी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे, तो पहले तो वो चीज होगी। तो दूसरे जो भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम या उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सिस्टमैटिक विद द साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। पिक एंड चूज पे हम कर लेते हैं, आज हमने कैंप लगा दिया और आज हम ये कर रहे हैं और हम फिटनेस पे कर रहे हैं। फिटनेस अपनी जगह एक प्रॉब्लम है, उसको सही करने की जरूरत है, मगर वो सिस्टमैटिक विद द प्लान होना चाहिए ना, एक प्रोग्राम रन हो। वो नहीं होता हमारे यहाँ, प्रोग्राम हम रन नहीं करते। हम बस 2 दिन का कैंप, 4 दिन का कैंप लगा के हम समझते हैं सही हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। इसमें भी लॉन्ग टर्म पे चीजों को सही करना है, और इसमें तो हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, जबकि हमारे जो अच्छा, लेकिन जलाल भाई ये यंग ठीक है, टैलेंट है। ये सारी बातें मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन कहीं कहीं आप ये एग्री करते हैं इस बात को कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस तरह से सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो विमेंस की कोचिंग की जो जिम्मेदारी है, उनमें एक साहब ऐसे हैं कि जो अपनी नो बॉल करने के हवाले से मशहूर थे, 6 छक्के भी खा चुके हैं। तो अब वो क्या मतलब वो सिखाएंगे, क्योंकि आखिर वक्त तक तो रिटायर हो गए वो, और उनकी नो बॉल कंट्रोल नहीं हुई, उनका रन अप कंट्रोल नहीं हुआ, अब वो विमेंस क्रिकेटर्स को सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कोचेस लगाए गए कि जो विमेन क्रिकेटर को पसंद नहीं थे, उन्होंने उनको हटवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है कि विमेंस क्रिकेटर कुछ कोचेस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और कुछ जो है कोचेस ऐसे आ जाते हैं कि जो जगह को डिजर्व नहीं करते हैं। देखिए, इसमें बोर्ड की कमजोरी है। ये होता रहा है, आपने देखा है कि ज्यादातर कोचेस चेंज होते रहे ऑन द कंप्लेंट ऑफ द वुमेन्स, तो बोर्ड इसमें वीक आ जाता है। ये एक गेम है, प्रोफेशनल गेम है। लड़कियों को जाहिर है जो काम करना है उन्होंने करना है, और जब हम कोचेस अपॉइंट करें तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो कोच ये काम डिलीवर कर सकता है या नहीं। खाली क्रिकेट खेल लेना कोचिंग के हवाले से काफी नहीं है। वो एक प्लस पॉइंट तो हो सकता है, मगर उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग विद द एक्सपीरियंस और विद द फिलॉसफी काम करने की जरूरत होती है एज ए कोच। तो मैं समझता हूँ जो भी अब तक डिसीजन लिए गए हैं वो इतने पावरफुल डिसीजन नहीं थे। सिर्फ पिक एंड चूज, मेरा तेरा और इधर उधर के लोग आके कोचिंग करते रहे, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं आई है, और एक डायरेक्शन तो हमें पहले ही नहीं मिली है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट हैं जो वुमेन्स क्रिकेट को एक सर्टेन लेवल पे रोका हुआ है। मैं देख रहा हूँ 12-12 साल, 15-15 साल से लड़कियां 11-11, 12-12 के एवरेज से खेल रही हैं, वही अभी तक स्टार बनी हुई है, जबकि परफॉर्मेंस उनकी जीरो है। तो हमें जरूरत है कुछ डिसीजन लेने की, स्ट्रॉन्ग और वेट एंड सी वाला थोड़ा सा काम लेकिन करना होगा, मगर चले उसके लिए सर, आपने अभी प्लान होना जरूरी है। एवरेज की बात करी दी, मुझे ब्रेक पे आने मेरे पास 15 सेकंड इस मौजूद को मुझे वाइंड अप करना है। ये तो आपने कहा ना 11-11, 12-12 के एवरेज से खेल रही हैं। बतौर कोच आपको देख के कितना ये अफसोस होता है कि 0 की एवरेज वाली बाबर आजम को जो है वो बैटिंग की टेक्निक सिखा रही होती हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये बाबर आजम को वो टेक्निक सिखा रही है। बाबर आजम की टेक्निक की तो कोई कमी नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग सर टेक्निक से क्रिकेट ऑनर है खेलते सर, हैं। रिकॉर्ड पर मैं उन्हें अपनी कौन तरफ से थोड़ी टेक्निक कह सिखा रहा रहा हूं, है? रिकॉर्ड पर ये चीज कि 0 की एवरेज है खुद की टेस्ट क्रिकेट में खवातीन क्रिकेटर की, और वो बाबर आजम को बैटिंग सिखा रही हैं। तो ये तो जोक ही है ना, इसको हम जोक कहते हैं। जोक मतलब नहीं है ये सर, लोग जो जो जोक नहीं है सर। सिखाना सिखा पाकिस्तान रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजाक कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का भी एक इशू बहुत है, तो जब इनको मैं आ रहा हूं सर, बांग्लादेश से बाबर ड्रॉप आजम पे हुई आता थी, हूं। अभी तो मैं विमेन क्रिकेट में बात करता है, मैं जब वापस आता हूं जरा तफसील साहब से तो बाबर आजम बस पे तो लेता वो हूं। फिर वो जो भी सिखा रही है, तो फिर आप अल्लाह अल्लाह खैर करे। चले अल्लाह खैर ही तो नहीं कर रहा सर इधर, क्योंकि मसला यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि इस वक्त जो कोचेज हैं वो सिस्टम से बाहर हैं, और वो जिनकी अपनी 0 की एवरेज है वो बाबर आजम को क्रिकेट की बैटिंग की टेक्निक सिखा रही हैं। तो ये पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट का हाल है। अगर कुछ कह दो तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विलन समझना शुरू हो जाता है। इस वक्त मिलते हैं, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे मजीद पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मिलते हैं छोटे से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर जलालुद्दीन साहब से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और हमने उनसे पूछा कि स्टैंडर्ड कैसा नजर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। इस पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा कि बाबर आजम एक डिफरेंट रूप में नजर आए और उन्होंने जो सेंचुरीज स्कोर की, खासतौर पर उन्होंने जो अभी हालिया जो सेंचुरी स्कोर की है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली और तमाम अपने नाक़िदीन को उन्होंने भरपूर जवाब दिया। जलाल भाई, आप क्वालिफाइड कोच हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि बाबर आजम इससे पहले क्या गलतियां कर रहे थे और आपको लगता है कि उन्होंने इस पर काम किया? क्योंकि उनके जो उनके नाक़िदीन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में तो उन्होंने कर लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फिर फंस जाएंगे। देखें, पहली बात, पहले कर लेते। देखिए, बाबर आजम जो कि एक टेक्निकली साउंड और परफॉर्मर है, मैं ये कहता हूँ जो प्लेयर टेस्ट मैच में परफॉर्म कर सकता है वो एनी फॉर्मेट में कर सकता है। तो बाबर आजम का जो मसला था वो ये था, उस वक्त इन पे जो प्रेशर डाला गया और इनको ड्रॉप भी किया गया, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये वापस आएंगे, कम बैक करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो फिर वो जाहिर है जब इस तरह से टीम में वापस आते हैं तो फिर उनके नखरे भी ज्यादा जाते हैं। शुरू में हुआ है कि इन्होंने थोड़ा सेल्फिश रहे। जब इनके पास पावर थी, इन्हें खेलना सब आता है, मगर क्योंकि T20 में आपको अडॉप्टेशन करनी होती है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ाना होता है और आप को कुछ शॉट अपने इम्प्रूव करने होते हैं या डेवलप करने होते हैं, जिससे आप T20 क्रिकेट में परफॉर्म विद द स्ट्राइक रेट कर सकते हैं। तो इन्हें फिक्र नहीं थी, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश थे, अपनी बैटिंग करते थे अपनी लिमिटेड शॉट से, प्लस रिस्क नहीं लेते थे और रन बनाते थे। वो चीज गलत थी उसूलन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन्हें सही करने की जरूरत थी। अब इनमें कमी कोई नहीं है, ये रिस्क लेना लगे अगर तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको ड्रॉप किया गया, नाराजगी हुई पर्सनल लेवल पे। उस वक्त भी मैंने कई वीलॉग्स में ये कहा है कि ये वापस आएंगे और इनको ड्रॉप करना गलत है। तो अब आज वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई नई चीज इनमें नहीं आई। एक तो जैसे आपने कहा कि ये इस वक्त स्टैंडर्ड ही बहुत पुअर था इसका, जो PSL थी। फिर ये एक तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट ही काउंट होती है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का फर्क अपनी जगह मौजूद है। तो मगर अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करा है और जाहिर है जिस क्वालिटी के प्लेयर हैं, अब इन्हें बात समझ भी आ गई है थोड़ी सी। तो ये आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाएंगे तो इस जो पहले खेलते थे उससे बेहतर ही खेलेंगे, क्योंकि बेसिकली इज ए क्वालिटी प्लेयर। अब जहाँ चीजों को अडॉप्ट करना है वो इन्हें अब समझ आ गई है, ये करेंगे और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल भी लेकिन परफॉर्म लेकिन करेंगे। सर, आप समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का वो करेक्टर है कि इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी होती है, बेजा तनकीद बेजा तारीफ भी ने भी बाबर आजम जैसे टैलेंट को ख़राब किया या डिस्टर्ब किया? डेफिनेटली जो शुरू में इनके कप्तान थे और रिजवान और ये ग्रुप बहुत स्ट्रांग था, उससे इन्होंने क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचा दिया, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लिया। माशाबाश की थोड़ी परफॉर्मेंस उस दौर में इनकी हो गई T20 में, मगर जो ओवरऑल क्रिकेट थी उसको नुकसान पहुंचा और खुद को इन्होंने तनकीद का निशाना बनवाया। और अब ये सिचुएशन आई कि इन्हें टीम से भी ड्रॉप किया गया, जो कि अच्छा नहीं था। फिर बहरहाल अब मैं समझता हूँ कुछ इन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और उसकी वजह से अब बेहतर इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स T20 क्रिकेट बेहतर हुआ है। और अब इसको इन्हें मेंटेन करने की जरूरत है। जो पहले थोड़ी सी हम इसे कह सकते हैं कि उनका जो कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा था क्रिकेट पे, वो चीज अब थोड़ी सी कम हुई है। अब ये समझ गए, इनको बात समझ आ गई है। पहले थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस होके ओवर चीजों कर रहे थे, जिससे ठीक। इनको अपनी बैटिंग लेकिन ये में तो कुछ परफॉर्मेंस लेकिन होती ये है जो मगर टीम को स्टेटमेंट नुकसान थे, होता है। ये जो स्टेटमेंट थे कि बाबर आजम किंग बाबर आजम, पाकिस्तान को चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतते देखना है, कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस, बाबर आजम के कवर ड्राइव्स देखने हैं, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन, विराट कोहली है, बाबर आजम है, मियादाद थे, सुनील गावस्कर करते, वेंगसरकर करते, इन सब के साथ आपने क्रिकेट खेली है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं। वसीम जाफर ने भी कहा कि बाबर को जो है वो डैमेज इस चीज़ ने किया कि उनका कंपैरिजन जो था वो विराट कोहली के साथ लोग करना शुरू हो गए, हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, किसी भी प्लेयर का कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कुछ अच्छी बातें हो सकती है उसमें, कुछ नहीं भी होंगी, दूसरे प्लेयर में कोई अच्छी होंगी नहीं होंगी। तो अगर कोई कंपैरिजन करता है तो वो एक यूजलेस थिंग होती है। आप एक प्लेयर को उसके अंदर देखेंगे, उसमें कौन सी अच्छाइयां यानी क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस है जिसको वो इम्प्रूव कर सकता है।
तो मैं समझता हूँ कंपैरिजन करना किसी भी प्लेयर, दो प्लेयरों का कभी भी सही नहीं होता। और उसमें मैं यही कहूंगा कि बाबर आजम अपनी जगह एक क्वालिटी प्लेयर है। मजीद इंप्रूवमेंट की तो हमेशा जरूरत होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो एडॉप्टेशन ऑफ फॉर्मेट था वो इन्होंने कुछ बेहतर किया है। और अभी पीएसएल में हमें नजर अब आया है लेकिन चले इन्होंने कि उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, क्या अब हम दोबारा वही गलती करने जा रहे हैं कि फिर बाबर को कप्तान बनाने की बातें की जा रही हैं? और क्या अगर बातें की जा रही हैं तो बाबर को कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए माजी का एक्सपीरियंस देखते हुए और तल्ख एक्सपीरियंस देखते हुए? देखिए, कैप्टनसी भी एक चार्म है ना, और एक ऑनर भी है। तो वो तो अगर किसी को मिल रही हो, कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि पावर बहुत आ जाती है। तो मैं समझता हूँ इन्हें अगर फोकस करना है अपने गेम पे और लोगों का मुंह बंद करना है, तो बेहतर यही है कि ये खामोशी से अपनी परफॉर्मेंस करते रहें और कैप्टनसी की तरफ जाने से अपने आप को अवॉइड करें। प्रेशर ना लें अननेसेसरी, क्योंकि प्रेशर तो आता है जब आप कप्तान होते हैं और आपको 10 और जगह भी बात करनी होती है, मीडिया में भी आना होता है, मैनेजमेंट को भी बताना होता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त इनकी फॉर्म अच्छी है, रन भी बना रहा है और टीमों को भी जिता रहा है। ये अपना फोकस करें और आराम से क्रिकेट लंबी खेलें जितनी खेल सकते हैं। मेरी एडवाइस तो यही है। बाकी जाहिर है कि ये हर चीज इंसान अपने तौर पर फैसला ठीक है। करता है। अच्छा तो जलाल भाई, आपने एडवाइस की बात की है, आप अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं काफ़ी अर्से से माशाल्लाह, यूएसए में। और आपका जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम है, कल वो मैच भी खेल रही है, प्लेऑफ का मैच खेल रही है, और जो भी टीम जीतेगी इस्लामाबाद या हैदराबाद, वो फिर फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सीज़न 11 के फाइनल में जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। आप यूएसए में भी कोचिंग कर रहे हैं, हैदराबाद के साथ आपकी यादें भी जुड़ी हैं, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड भी बनाया। आपकी कोई कोचिंग के हवाले से कोई बात हुई थी? क्योंकि एक खबर ये आई थी कि हैदराबाद किंग्समैन ने शायद आपको अप्रोच किया है या आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग के हवाले से। ऐसी कोई आपकी बातचीत हुई थी कोई इब्तिदाई फेजेस में? कोई ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि आपका भी ताल्लुक यूएसए से, किंग्समैन का भी ताल्लुक, जो फवाद साहब हैं, सलमान हैं, इकरा है, उनका भी ताल्लुक है हैदराबाद से, यूएसए से, और यूएसए से। नहीं, इनको मैं खास तौर से सलमान अब्बासी और इकरा से तो कई दफा मेरी मीटिंग हो चुकी है, हेलो आया हो चुका है। मैं ह्यूस्टन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो स्टेडियम है वहां पे भी परचेज करा है। जो पहले मूसा स्टेडियम होता था, इन्होंने, इनकी टीम जो किंग्समैन की है, वो इन्होंने कर लिया है कि इंडोर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज में है। तो ये वहां पे क्रिकेट में तो काफी इन्वॉल्व है, मगर जो गलती इन्होंने शुरू में की थी और उसको बाद में रेक्टिफाई करके अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये जो कल्चर वहां पे था, वहां पे जो इनके प्लेयर पाकिस्तानी खेल रहे थे या कुछ और प्लेयर, वो वहां परफॉर्म करते थे। जाहिर है वो यहाँ से तो डिस्कार्डेड थे, वहां गए थे, वहां का स्टैंडर्ड डिफरेंट था, वहां परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वो ये समझ रहे थे कि यहाँ भी ये लोग परफॉर्म करेंगे, जो कि गलत ख्याल था। बाद में उन्होंने उसको रियलाइज कर लिया, ये अच्छी बात है, और उनको चेंज किया। तो क्रिकेट एक्सपीरियंस तो इनके पास है, मगर इस लेवल का पीएसएल का नहीं था, जो बाद में इन्होंने अडॉप्ट करके अपने आप को चेंज करा डिसीजन मेकिंग के हवाले से। वहां पे इनका अच्छा क्रिकेट सेटअप है, वहां ये बड़े मैचेस लेकिन और बड़े आपको अप्रोच टूर्नामेंट किया था जीतते क्या हैं। कोचिंग के लिए? कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं नहीं, अप्रोच उन्होंने, मेरी एक फवाद साहब से तो कभी डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई है। वहां पे मेरा जो थोड़ा बहुत लिंक है वो सलमान अब्बासी या इकरा या इनकी जो एक और गुरु हैं वो मिर्जा जो है, वो इनके फैसल मिर्जा, वो इनके, उनके साथ मैंने हेलो हाय जरूर की थी। मेरा इंटरेस्ट इनफैक्ट टीम में नहीं था, मैं चाहता था कि अगर ये कोई डेवलपमेंट यहाँ पे करें ठीक। सिंध में, प्लेयर डेवलपमेंट, तो उसमें मैं इनका रोल इनके साथ ठीक है। कंट्रीब्यूट करूं। अच्छा अब इसके लिए मैंने अप्रोच जरूर किया था, हम्म। मगर शायद अभी उनका प्रोग्राम नहीं है, या वो मुझ में इंटरेस्टेड शायद ना हो, मुझे नहीं पता। मगर मेरा इंटरेस्ट टीम में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है, और आज भी है। और मैं ऑलरेडी, जैसे आपको पता ही है कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान हम्म। में वो प्रोग्राम किसी ने नहीं किया, और वो भी यूएसए से ठीक। स्पॉन्सर है। तो उसकी तो मेरी एक्सपर्टीज है, मैं करना चाहता हूँ। मैं, अगर हैदराबाद किंग्स भी चाहेगा तो मैं करना चाहूंगा, मगर जाहिर है कि जब तक वो उनका अपना इंटरेस्ट मुझ में नहीं ठीक। होगा, तो मैं तो उनके पीछे तो नहीं भाग बिल्कुल सकता। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक मैंने है। जरूर उनसे और किसी जलाल भाई ने अपनी, डायरेक्टली अब आपने इनडायरेक्टली अपनी बात सर्विसेज, की थी। आपने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हैदराबाद प्लेयर किंग्समैन। डेवलपमेंट या डेवलप वाले से जरूर ठीक है। मैंने अप्रोच किया था। हम्म। वो मैं आज भी रेडी हूँ, ठीक है। अगर वो चाहेंगे तो जरूर ठीक है। करेंगे। ठीक है, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। अब कल जो मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं बाबर आजम की फॉर्म के हवाले से। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, और ये मैच अब सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। जिस तरह से क्रिकेट खेलती आई है हैदराबाद किंग्समैन, इब्तिदा में वो शिकस्तों से 2-4 थी, उसके बाद फतूहात की उसने शारा पे वो गामजन हुई, और जिस तरह से उसने लास्ट मैच खेला अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और बड़ी मजबूत टीम है मुल्तान सुल्तान, आउट क्लास किया मुल्तान सुल्तान को। क्या ऐसा किया हैदराबाद किंग्समैन ने जिसके बाद उनके गेयर्स तब्दील हुए और उन्होंने बैक टू बैक पर फतुहात हासिल करना शुरू कर दी? देखिए, एक ये टूर्नामेंट अच्छा खासा लंबा टूर्नामेंट होता है पीएसएल का। अगर आप अर्ली मोमेंटम बना लें तो उसको आखिर तक मेंटेन करना एक टफ जॉब है। मगर क्योंकि ये हैदराबाद किंग्समैन जो था शुरू में काफी पुअर परफॉर्मेंस दी थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी इस बात को सीख लिया और अपना बैटिंग ऑर्डर के हवाले से कुछ बॉलिंग को रखते हुए उन्होंने चेंजेस की, जिससे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा और उसको फिर उन्होंने मेंटेन किया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अच्छा स्टार्ट नहीं लेते और आप गलतियों को नोट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट अपने अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो उससे फायदा होता है। अब क्योंकि मोमेंटम बन गया इनका और हमने देखा कि उन्होंने आखिर में काफी अच्छे अच्छे मैचेस जीते हैं, तो इस लिहाज से अगर आप बात करेंगे इस्लामाबाद और हैदराबाद किंग्स का, तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और उन पे से प्रेशर भी वो हट गया ना, जो अब ये तो ऑलरेडी लकीली क्वालिफाई किया ना जो लास्ट टॉप 4 में, तो उस वक्त इनको जो क्वालिफाई करने का प्रेशर था वो तो निकल गया था। तो इसलिए इनकी क्रिकेट खेलने का अंदाज और दूसरी टीम जो कि जीत के आ रही थी ज्यादा, वो बड़ा फर्क था। वही फर्क मुझे नजर आया कि ये फेयरलेस जो इनके अंदर मौजूद है वो डिलीवर करने की कोशिश की। यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि आप में ठीक। जो कैपेसिटी है उसको आप डिलीवर करते लेकिन हैं। लेकिन इससे सर, मुझे इनमें नजर आ रहा है। अगर सर, क्योंकि वक्त कम है, जरा मुझे क्विकली आपसे चीजें लेनी है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप कितना मजबूत कंटेंडर देख रहे हैं फाइनल में पहुंचने का, और दूसरी तरफ उनके जो 2-3 प्लेयर, एक तो ये कि समीर मिन्हाज को किस तरह आप एवोलेट करेंगे, और फिर शादाब जिस तरह टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, अपने आप को एक बैट्समैन के तौर पर प्रूव करने के लिए, वो आपको लगता है कि जो है वो कितना मैटर करेगा? फिर तीसरा इसी से जुड़ा सवाल है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हैदर अली किस दौर में और किस मैच में परफॉर्म करेंगे जितने उनको मौके मिल चुके हैं? मुसलसल वो फेल जा रहे होते हैं, लेकिन उनको मुसलसल मौके मिल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ प्लेयर तो डिस्कार्टेड थे और उनको एक्सटेंशन मिल गई 2 टीमों बढ़ने से। तो जो आप बात कर रहे हैं इस तरह के प्लेयर, वही उनमें ये काउंट होते हैं। बहरहाल शादाब का तो देखिए, शादाब तो ऑन एंड ऑफ बैटिंग करते रहे हैं, उन्होंने टीम को जिताया भी है, मगर एक होता है ऑलराउंडर जो विद द कंसिस्टेंसी परफॉर्म करे, तो वो चीज उनमें नजर नहीं आई। तो जिस दिन चल जाते हैं उस दिन वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आप रिलाय नहीं कर सकते उनको, तो रिलायबल बैट्समैन की कमी है उनमें। और जो आपने यंग प्लेयर समीर मिन्हाज वगैरह के, दे आर गुड, मगर हम बहुत जल्दी उन्हें ऐसा हाइट दे देते हैं जिससे कि वो अपना जो उन्हें सीखने का प्रोसेस है वो भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ अच्छे प्लेयर है वो फास्ट बॉलर जो अली रजा, वो भी इज ए गुड प्लेयर और उसको डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक दे एक आर एक, नेचुरल। एक डिस्कशन हो रही है कि अली रजा, पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा बॉलर मिल गया, अली रजा को भी खिला दें, समीर मिनाज को भी खिला दें, और जिस तरह के जो परफॉर्मर हैं उनको जो है वो खिला दें। आपको क्या लगता है, इनको 2-3 सीजन का एक्सपीरियंस देना चाहिए या फौरन ही जो है इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंसल्ट कर देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी 10 दफा ये बात की है कि जो हमारा डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल से बहुत गैप है। तो हमारा जो यहाँ परफॉर्म करता है वो डोमेस्टिक में, वो डायरेक्टली जाके इंटरनेशनल में बहुत कम होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो उसका मैंने एक फार्मूला बताया था। तो फार्मूला ये था कि क्योंकि काफी गैप होता है, चाहे वो मेंटल अप्रोच कह लो, फिटनेस कह लो, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कह लो, पिचेस कह लो, उसको हमें जो भी परफॉर्मर हैं जिन्हें हम लगता है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए 6 महीने का डेवलपमेंट प्रोग्राम अवेयरनेस के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट की अवेयरनेस देने के साथ उनको ये करा के फिर आप उनको
लेकर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। डायरेक्ट लाएंगे तो कभी ठीक है, नुकसान एक होगा। आध प्लेयर ठीक है सर, अब एक आध प्लेयर तो चल जाता, मगर ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, अब दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो सरफराज के बतौर हेड कोच बड़ी जो इस पर तनकीद हो रही है उनकी तकर्री के हवाले से, उनकी जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं उन्होंने कोचिंग कोर्सेज ही नहीं किए। निचले लेवल पे आप कोर्सेज करने वाले कोचेस को आप कहते हैं कि जी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 किया हुआ, यहाँ पे आप जो है वो बगैर कोचिंग कोर्स के हेड कोच लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से ये पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है और इसको सही होने की जरूरत है। जो हकीकत तो ये है कि जो कोचिंग को आपको सीखने की जरूरत है। देखिए दोनों अलग स्किल है, कोचिंग एक अलग स्किल है, क्रिकेट खेलने का अलग स्किल है। मगर हमारे यहाँ ये चीज कुछ प्लेयरों ने, खासतौर से 90s के प्लेयरों ने ये बात बोर्ड को प्रेशराइज किया और उनके अंदर प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। बोर्ड बड़े नाम जो होते हैं कि जिन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेले उन्हें क्रिकेट आती है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट था और वो आज भी फॉलो हो रहा है। तो सरफराज को जो जिम्मेदारी दे दी गई है, उसूलन तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत तो मैं आपकी गुफ्तगू से एक समझूं कि सरफराज का अपॉइंटमेंट गलत है। ऐसा ऐसा पहले भी होता रहा है, मिसबा को हमने देखा और भी कुछ लोगों को देखा है। ये तो नई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सर वक्त कम है, मैं शॉर्ट कंसाइज आपकी गुफ्तगू से ये एसेंस लूं कि सरफराज की अपॉइंटमेंट सरे दस्त अभी गलत है। देखिए गलत मैं इसको इसलिए नहीं कहूंगा, ऐसा पहले होता रहा। अब इन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है और उस क्वालिफिकेशन को जो हेड कोच की होती है, कोचिंग, वो इनके पास नहीं है। अब या तो ये साबित करें कि मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है क्रिकेट खेलने का, उसकी बेस पे ये आके अगर टीम को मैनेज करते हैं अच्छी तरह तो गुड है। मगर उसूलन तो आपको मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आप, लेकिन जलाल भाई फिर यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होता है ना, अगर यहाँ सरफराज इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि वो प्रूफ कर जाते हैं, तो फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, फिर उनकी बात तो यहाँ सही नहीं हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है वही बता सकता है कोर्सेज क्या है। किताबें पढ़ लो, एक एक दो दो मैच खेले हुए, किताबें पढ़ लो, कोर्सेज कर लो, कोच बन जाओ। तो फिर तो जो आप बात कह रहे हैं और उससे तो फिर वो आर्गूमेंट उनका फॉर्मर क्रिकेटर्स का सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक तो हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट, आप हर एक को दूसरे से मिला नहीं सकते। मगर जो आप बातें कर रहे थे, दो दो लेवल पढ़ लिए, दो किताबें पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी वक्त अगर मुनाजरा करना चाह रहे हैं तो किसी भी ऐसे लोगों को बुलाएं, हमें भी बुलाएं, हम बताएंगे कि पढ़ने का क्या फायदा है और क्या उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है जो आपको खेलने से नहीं मिलती। ये जब तक बातें से खाली स्टेटमेंट देने से नहीं होता। लेकिन आप तक भी ये बातें तो पहुंचती होंगी ना जलाल, ये बातें तो आप तक भी पहुंचती होंगी। हम तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बोर्ड में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, जिनको ठीक है। ट्रेनिंग की जरूरत है वो वैसे बगैर ट्रेनिंग के लग रहे हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग की उनकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। उसमें जो है वो तो एक सच है, ये एक हकीकत है। और उससे हो क्या रहा है? उससे हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान, किसी का नहीं हो रहा। प्लेयरों को तो फायदा हो रहा है, जो लग रहा है उसको फाइनेंशियली भी फायदा है, उसको एक एक्सपीरियंस हो रहा है। मगर क्या बाकी दुनिया में ऐसे ही होता है? और क्या ये दुनिया से हटके कर रहे हैं तो फिर सर यहाँ तो दुनिया से हटके बहुत सारी चीजें हो रही हैं। थैंक यू सो मच जलाल भाई, हमेशा की तरह। जलाल भाई अली दुनिया से हटके हो सकती है, मगर उसके लिए आपको रिजल्ट प्रोड्यूस बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट नहीं करो तो आपके खिलाफ रिजल्ट आने चाहिए। सर थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह जलाल भाई के साथ जब भी गुफ्तगू होती है, इतनी हमजद शख्सियत है, इतनी नॉलेजेबल शख्सियत है कि हमेशा की तरह इनसे गुफ्तगू में तशनगी रह जाती है। लेकिन वक्त का चूँकि बड़ा महदूद होता है, इसलिए जो है वो गुफ्तगू में हमेशा जो है वो एक ऐसा खला रह जाता है जो अगले शो तक के लिए बाकी जो है वो पुर करना मुश्किल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जलाल भाई की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।